हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हो। नया टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कैपेसिटर होता क्या है। होता क्या है इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये देखो, ऐसा कुछ आपने देखा है कि अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ देखी है क्या? ये कैपेसिटर होता है मेरे बच्चे, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। अब इसको जब हम कैपेसिटर कहते हैं तो देखो इसको कैसे पहचानोगे, कहाँ मिलता है। देखो आपने जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ओपन किया होगा ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओपन किया होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में बता दूँ, जो नॉर्मली डीसी से चलती हो इलेक्ट्रॉनिक, जो डायरेक्ट एसी से चलती हो इलेक्ट्रिकल। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक ऐसा ग्रीन कलर की चिप होती है। जैसे टेलीविज़न ओपन करेंगे या फिर कोई और चीज़ एफएम रेडियो ओपन करेंगे तो ग्रीन कलर की जो चिप होती है उसमें से सिलेंडर की शेप के कुछ एलिमेंट्स लगे होते हैं। अब इन एलिमेंट्स में अगर म्यू एफ लिखा हुआ है, माइक्रोफैराड यानी म्यू एफ, तो वो चीज़ क्या है? आपके कैपेसिटर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे ना, उसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर कहेंगे। देखो इसमें जैसे इसकी कैपेसिटी कितनी लिखी है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ऐसा नज़र आया तो इसका मतलब वो कैपेसिटर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो कैपेसिटर की जब मैंने बात कर ली, और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, आपके घरों में जो फ़ैन लगे होते हैं उसमें कंडेंसर लगे होते हैं, वो कैपेसिटर ही होते हैं बेटा, ना। जो कंडेंसर लगे होते हैं वो क्या होते हैं? कैपेसिटर ही होते हैं। और आपने देखा होगा वो मूवीज़ में डेफिब्रिलेटर होते हैं, जो ऐसे जैसे किसी को मतलब डेथ होती रहती है तो डेफिब्रिलेटर लगाते हैं, तो अचानक से उसकी ब्रेथ आ जाती है ना। भाई लगाते नहीं लगाते शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए। तो इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए उसमें उसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं ना, ध्यान रख लेना। तो ये सब चीज़ें कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ हम बात करेंगे कैपेसिटर के लिए, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक। देखो कैपेसिटर बनता कैसे है, उसके लिए सबसे पहले हमको डाइलेक्ट्रिक पढ़ना पड़ेगा। मैं डाइलेक्ट्रिक हेडिंग डाल देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? यस, तो डाइलेक्ट्रिक जब हम पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक भी। तो यहाँ जब मैंने बात की बेटा मेरे, जैसे कैपेसिटर की जो प्लेट होती है ना, जैसे एक प्लस और एक दूसरी प्लेट क्या हो गई? माइनस। ये लो, प्लस और माइनस दो प्लेटें हो गई। अब प्लस और माइनस दो चीज़ें हो गई तो देखो इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर चार्ज है माइनस क्यू। ये आपके कैपेसिटर की प्लेट हो गई। हम जब नॉर्मली बात करें, अगर वैक्यूम में होगी ये, अगर ये वैक्यूम में होगी यानी एप्सिलॉन आर इक्वल टू अगर इसका 1 होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और चिपक जाएगी, नहीं चिपक जाएगी? ये सुनो, दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगी। अरे प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा और चिपक जाएगी। ऐसा होगा या नहीं होगा? और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा या नहीं करेगा? हाँ या ना बोलो। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जब एक दूसरे के पास रखी जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी और एक दूसरे से चिपक जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए कि ये दोनों डिफरेंट रहे, अलग अलग ही रहे, है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसमें कोई मटेरियल रखना पड़ेगा। ये लो मटेरियल रख दिया, ये लो। इस मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक। इस मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं बेटा मेरे? डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। देखो एक्चुअल में कैपेसिटर जो होता है ना, बनाया कैसे जाता है? कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एक डाइलेक्ट्रिक लेते हैं, डायरेक्ट तो बनता नहीं है ना, वैक्यूम वाले केस तो हम आइडेंटिकली मानते हैं ना। तो एक डाइलेक्ट्रिक लिया, डाइलेक्ट्रिक के एक तरफ मेटल की कोटिंग, दूसरी तरफ भी मेटल की कोटिंग। ये जो दो प्लेटें बनाई थी ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाली, ये दो प्लेटें कैसी बनी? डाइलेक्ट्रिक लिया, उसके एक तरफ मेटल की कोटिंग कर दी, दूसरी तरफ मेटल की कोटिंग कर दी, तो दोनों आपके क्या हो गई? दो प्लेटें बन गई, नहीं बन गई? हमें जस्ट प्लेट चाहिए, मेटल की कोटिंग भी प्लेट की तरह वर्क करेगी ना, तो प्लेट ही होती है मेटल की कोटिंग। तो इधर मेटल की कोटिंग कर दी और इस तरफ मेटल की कोटिंग कर ली। जैसे ये है, मान लो इसको, ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके इस तरफ मेटल की कोटिंग कर दूंगा मैं और इधर मेटल की कोटिंग कर दूंगा, बन गया कैपेसिटर। यस नो? आया नहीं आया? तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसको पढ़ते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अगर आ गया तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कैपेसिटर के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है? सबसे पहले चीज़ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा? एक बार बताऊं, जनरली मैं बात करूं, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ई आउट अप्लाई किया किस पर? कंडक्टर पे। ढंग से देखना मेरे बच्चे, अगर मैंने कंडक्टर पे अप्लाई किया तो कंडक्टर के अंदर ई नेट कितना होता है? 0 होता है। कंडक्टर के अंदर ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है?
जीरो होता है कंडक्टर में। क्यों होता है? क्योंकि जितना ई आउट होता है उतना ही ई इन जनरेट हो जाता है ना, उतना ही ई इन जनरेट हो जाता है। तो ई नेट कितना हो गया? ई नेट हो गया ई आउट माइनस ई इन, दोनों चीज़ हो गई, ई आउट माइनस ई इन, दोनों चीज़ हो गई। अब ई आउट तो इस तरफ है, ई इन इस तरफ है, अगर दोनों इक्वल हो गए है ना मैग्नीट्यूड में, देखो यहाँ प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंडक्शन से इधर माइनस आएगा और इधर इंडक्शन से प्लस आएगा। यस नो बोलो मेरे बच्चे। तो अब क्या होता है इन कंडक्टर्स में क्या चीज़ होती है? कंडक्टर्स के अंदर आपके ई आउट और ई इन दोनों सेम हो जाते हैं मैग्नीट्यूड में। तो ई नेट कितना हो जाता है? इसलिए ई नेट हमारे पास में जीरो हो जाता है, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका मतलब कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से पास नहीं होने देता। तो कंडक्टर जब किसी में से इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा तो उसका एप्सिलॉन आर कितना होगा? उसका एप्सिलॉन आर होगा इन्फिनिटी, है ना, उसका एप्सिलॉन आर कितना होगा? इन्फिनिटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते क्या है? वैसे बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना भाई, कंडक्टर नहीं होने चाहिए, कंडक्टर के अलावा कुछ भी होने चाहिए। हमें क्या है? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गए? आपके इंसुलेटर हो गए ना। जनरली मैं बात बता रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गए? इंसुलेटर हो गए। ये क्या हो गए बेटा? इंसुलेटर होते हैं। और इंसुलेटर में क्या होते हैं? इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? लेस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, नहीं होती मेरे बच्चों? यस नो, लेस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जीरो हुआ इसका मतलब एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी हो गया। मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि ये एप्सिलॉन आर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इसी चीज़ से रिलेट करके बताऊंगा, डाइलेक्ट्रिक से ही रिलेट करके बताऊंगा कि एप्सिलॉन आर किसी भी मटेरियल का किस तरीके से वेरी करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रॉन की लेस प्रेजेंस होती है। अब बात करते हैं, जब ये दोनों चीज़ें मैंने बात कर ली तो इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ और बात करनी है। जब आपके डाइलेक्ट्रिक को, जैसे मान लो डाइलेक्ट्रिक को रखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होगा? आपके मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल का भी पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर होगा, है ना। मॉलिक्यूल में भी क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर होगा। ये लो एक डाइलेक्ट्रिक बना देता हूँ मैं, ये लो डाइलेक्ट्रिक बना दिया मैंने एग्जाम्पल, ये लो। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर होगा तो मेरे बच्चों बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर होने के कारण ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर क्या होगा? आपके रैंडमली अरेंज होगा, नहीं होगा? कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर क्या होता है? रैंडमली अरेंज होते हैं मेरे बच्चे। ये रैंडमली अरेंज है या नहीं है? ये लो, ये लो, रैंडमली अरेंज है, ठीक है। मैंने दोबारा क्या कहा कि डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है? ये इंसुलेटर होते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भी क्या होंगे? अपने अपने मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स का अपना डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये सभी मॉलिक्यूल्स किधर अरेंज होते हैं? सब रैंडमली अरेंज होते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारे पास में नहीं होती है ना। जब हमारे पास में डायरेक्शन ही नहीं है, जब डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास में डायरेक्शन ही नहीं है तो देखो, अब देखो क्या होगा? जब हम डायरेक्शन नहीं है तो इस कंडीशन में हम नेट डाइपोल मोमेंट कितना मानेंगे? इसका पी नेट जीरो, पी नेट पूरे मटेरियल का, पी नेट पूरे मटेरियल का, मैंने मॉलिक्यूल का नहीं कहा है, पी नेट मटेरियल, पी नेट मटेरियल कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास में? जीरो हो जाएगा। मटेरियल का पी नेट यानी डाइपोल मोमेंट कितना हो जाने वाला है? उस टाइम पे जीरो हो जाने वाला है। यस नो बोल मेरे बच्चे। देखो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? आपके इंसुलेटर होते हैं। अब इसमें क्या किया है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की लेस प्रेजेंस होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा मैं यहाँ पर कि फ्री इलेक्ट्रॉन की लेस प्रेजेंस होती है। अब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है बेटा, उसमें जो डाइपोल, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो कोई फोर्स जीरो है। फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हैं, टीचर नहीं है, तो आप क्या होगे? सभी बच्चे रैंडमली अरेंज होंगे, कोई इस तरफ कोई इस तरफ, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। जब फैकल्टी नहीं है क्लास के अंदर, जैसे ही क्लास में फैकल्टी एंटर होगी तो आपके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा और एक आप बोर्ड की तरफ अरेंज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ठीक है।
फोबिया कह सकते हो उसको, है ना, जो फोर्स है वो फोबिया फोर्स है एक तरीके से। तो देखो पी नेट कितना हो गया मटेरियल का, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो आपके रिजल्ट क्या निकला, जब आपसे रैंडमली अरेंज है तो 0, है ना। जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, ये लो एक प्लेट ये ले ली पॉजिटिव चार्ज की, एक प्लेट ये ले ली नेगेटिव चार्ज की, इस प्लेट पर चार्ज है प्लस सिग्मा, इस प्लेट पर चार्ज है माइनस सिग्मा, है ना। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा है मैंने, ये लो। अब डाइलेक्ट्रिक रखा है तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या होंगे, प्लस से क्या अट्रैक्शन होगा इसका, प्लस की तरफ क्या अट्रैक्शन होगा, माइनस, तो प्लस की तरफ माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा, ये लो। यस, ठीक है। और ऐसे ही माइनस की तरफ प्लस अट्रैक्ट हो जाएगा, ये लो। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास में क्या हुआ, ये अरेंजमेंट हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ई आउट तो इधर है ना, प्लस से माइनस ई आउट है, यस और नो बोल मेरे बच्चे, यस और नो। प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब अंदर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ई इन, यस और नो। तो इसका अभी पी नेट 0 नहीं है, अब पी नेट 0 नहीं है, क्यों, ये इसने खुद ने भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया है ना, इसने खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया है। अब देखो पी नेट 0 नहीं है, ई कितना आ गया, ई नेट कितना आ जाएगा, बताओ, बता मेरे बच्चे, ई नेट कितना आ जाएगा, ई आउट माइनस ई इन, आएगा नहीं आएगा, ई नेट कितना आ जाएगा मेरे पास में, ई आउट माइनस ई इन। लेकिन ये 0 नहीं होगा, किसके अंदर 0 नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, कंडक्टर के केस में तो 0 है ना, डाइलेक्ट्रिक केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ई आउट माइनस ई इन मेरे पास में 0 नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे माइनस सिग्मा आ जाए, यानी इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो ये केवल पॉसिबल कब होता है, ये देखो माइनस सिग्मा पी, इस पर प्लस सिग्मा पी, ऐसा मैं मान लेता हूँ ना, इस पर माइनस सिग्मा पी मान लिया और इस पर प्लस सिग्मा पी मान लिया। तो इसके बाद मैंने बात की तो ई नेट आपके 0 नहीं है, ई नेट 0 नहीं है तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किससे किसके बीच में होगा, एप्सिलॉन आर 1 से तो ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी से कम होगा, 1 से तो ज़्यादा होगा और इन्फिनिटी से कम होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ई इन आपके जो इसका एप्सिलॉन आर होगा 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और आपके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए 1 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। ये किस तरीके से वेरी कर रहा है इसका हम डिस्कशन करेंगे भी थोड़ी देर में, अभी जस्ट करेंगे। जस्ट मैं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो आपके एक चीज़ ध्यान रखना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, इसमें पोलराइजेशन होगा, यस और नो। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा अरेंजमेंट होगा, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। मान लो जितना स्ट्रिक्ट टीचर आएगा उतना आप क्लास में ज़्यादा अटेंशन रखोगे ना, तो ये ऐसा ही कहानी रहती है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा ये अरेंज रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ मैंने बात की कि जो पोलराइजेशन हो रहा है कब डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, तो पोलराइजेशन जो होता है ना बेटा, पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोलराइजेशन डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, है ना। पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो पोलराइजेशन जो है ना, अगर पोलराइजेशन को ये भी कह सकता हूँ मैं, पोलराइजेशन कह दूँ या इंड्यूस डाइपोल मोमेंट कह दूँ, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट ये भी मैं कह सकता हूँ ना, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट भी मैं कह सकता हूँ। ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल ई पर कर रहा है, नहीं कर रहा, है ना,
एक्सटर्नल ई वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, यस और नो। जब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपके इंडक्शन होगा। अरे भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा और उतना ही ज़्यादा अरेंज होंगे, और जितना ज़्यादा अरेंज होंगे उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, यस नो बोल मेरे बच्चे। तो उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस मटेरियल में जितना ज़्यादा इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर बहुत सारे मटेरियल ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कर दिया, अलग अलग मटेरियल ले लिए, अब उनमें से जिसका सबसे ज़्यादा इंडक्शन होगा यानी जिसमें सबसे ज़्यादा इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होगा उसका उतना ही ज़्यादा क्या होने वाला है, उतना ही ज़्यादा उसका आपके क्या नाम से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने वाला है। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बता दिया मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, यानी इंड्यूस डाइपोल मोमेंट जो है ना, जो आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका डिपेंड करता है मेरे बच्चे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल हुआ, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट के। जितना ज़्यादा इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। जितना इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जितना ज़्यादा इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होने वाला है। यानी अब पता लग गया आपको किस चीज़ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बात किया, जो सबसे ज़्यादा इंड्यूस डाइपोल मोमेंट किस में होता है, सबसे कम किस में होता है, वैक्यूम में। वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो गया। उसके बाद एयर में, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए कितना हो गया, बताओ जल्दी। एयर के लिए जनरली बात करते हैं 1.0059, है ना। उसके बाद जैसे मीका की शीट का बात करें तो उसका होता है 6। ग्लास के लिए बात करें तो ग्लास का 4 से 10 उसकी डेंसिटी पे अलग अलग तरह के ग्लास आते हैं, उस पर डिपेंड करता है। वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, किसी बुक्स में एनसीईआरटी में 80 लिखा हुआ है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में 81 लिखा हुआ है ना, दोनों चीज़ सही है ना, कहीं 80 है कहीं 81 है। तो जितना ज़्यादा इंडक्शन होता जा रहा है एक कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इन सबको कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर जब इनके बीच में इंडक्शन कराएंगे तो जिसमें जितना ज़्यादा इंडक्शन होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। मेटल्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंडक्शन होता है, तो मेटल्स में सबसे ज़्यादा इंडक्शन होता है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। आया नहीं आया मेरे बच्चे, फटाफट बताओ, यह सुनो जल्दी से बोलो, हाँ या ना। अब देखो इसका मतलब मान लो इस पर मान लो प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू पी चार्ज आएगा, है ना। तो क्यू इंडक्शन कितना होगा, इसमें क्यू इंडक्शन लिख देता हूँ। क्यू इंडक्शन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्यू इंडक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस का क्यू 1 - 1 बाय एप्सिलॉन आर। बोला सर ये कैसे, मैं भी एक इक्वेशन प्रूव करने वाला हूँ यहाँ से, उस इक्वेशन से आपको पता लग जाएगा। तो मैं एक बार जो मैंने चीज़ें बताई है उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको पूरा समराइज हो है। मैंने क्या बताया है, जो आपके कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, ये चीज़ कैपेसिटर है, बताया था मैंने आपको, ये कैपेसिटर है, ये देखो, है ना। अब ये कैपेसिटर तो इसमें क्या है, मैंने बताया था कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है, एक आपके डाइलेक्ट्रिक होता है, उसके एक तरफ मेटल की कोटिंग, दूसरी तरफ मेटल की कोटिंग, बन गया कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक पे कोटिंग की ना तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक समझना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, है ना। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, लेस प्रेजेंस होती है, हाँ ना बोल मेरे बच्चे, यस। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है बेटा, हर किसी मेटेरियल में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो रैंडमली अरेंज रहते हैं। जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो रैंडमली अरेंज होंगे ना, तो रैंडमली अरेंज होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज नहीं रहते। अब रैंडमली अरेंज रहते हैं उसके कारण उसका नेट आपके डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा मटेरियल का, 0। किसी का इस तरफ डाइपोल मोमेंट, किसी का इस तरफ। आपको ध्यान होना चाहिए वेक्टर सम क्या होता है, रैंडम, जब आपके रैंडम मोशन होता है तो उसमें वेक्टर सम कितना होता है, 0 होता है। रैंडम अरेंजमेंट में वेक्टर सम कितना होता है, 0। तो P जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, इसका रैंडम सम कितना हो जाएगा, 0, है ना। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कंडक्टर में तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया
ई आउट इधर है, ई इन जस्ट ऑपोजिट जनरेट होगा। देखो जैसे इस पर प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है ना। तो यहाँ से जैसे प्लेट भी बना सकते हो आप लोग, ये जैसे मैंने प्लेट बना दी है ना, इस पर प्लस सिग्मा है मान लो, ये माइनस सिग्मा। तो कंडक्टर में क्या होता है, यहाँ माइनस सिग्मा जनरेट होता है, यहाँ प्लस सिग्मा जनरेट होता है। क्यों होता है जनरेट, आप खुद देख लेंगे। यहाँ पे 1/इनफाइनाइट 0 होगा तो Q इक्वल्स टू माइनस क्यू आ जाएगा ना। तो यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा। सेम आपके चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगी है ना। तो मान लीजिए ऐसा है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी अंदर की तरफ सेम होगा। यस और नो बोलो मुझे बच्चे। जब चार्ज डेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई आउट माइनस ई इन। ई नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब ई नेट 0 हो चुका तो मेरे पास में ये लो ई नेट 0 हो गया। किस केस में आया ये तो कंडक्टर के केस में आया। अब मैंने कंडक्टर का केस नहीं मान के क्या माना, डाइलेक्ट्रिक का केस माना। डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हुआ, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में क्या रख दिया, ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया। रखा नहीं रखा मेरे बच्चों। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखा तो इंडक्शन होने लगा। यह सुनो, इंडक्शन से इसने क्या किया, इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया, इधर नेगेटिव आया, और इधर नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया तो इधर पॉजिटिव आया। अगर कंडक्टर होता तो यहाँ माइनस सिग्मा आ जाता, लेकिन यहाँ कंडक्टर नहीं है। यहाँ पे क्या है बेटा, मैंने कहा ही नहीं कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है या फिर जो भी है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने माइनस सिग्मा भी मान लिया और इधर सिग्मा प्लेट, इधर प्लस सिग्मा प्लेट मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ मेरे बच्चों। ई इन तो इस तरफ है, ई आउट इधर है। ई आउट माइनस ई इन होगा या नहीं होगा, यस नो बोलो मेरे बच्चे। तो ई आउट माइनस ई इन, देखो ये आ गया। कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होता है, मटेरियल्स के लिए कितना होता है, एप्सिलॉन आर 1 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जितना ज़्यादा इंडक्शन हो रहा है ना, किसी मान लो 10 मटेरियल ले लिए, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, जिसमें जितना ज़्यादा इंडक्शन होगा ना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही ज़्यादा होगा ना। यानी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। यस और नो बोलो मेरे बच्चे, हाँ ना बोलो, यस और नो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जब क्लियर है तो देखो इसके आगे मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखो ये वाला जो फॉर्मूला था ना अभी जस्ट मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये कैसे निकला इसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो आपको एक चीज़ पता है कि ये मिटा देते हैं, अभी अपने कोई काम का नहीं रहा, केवल ये काम आएगा अपने। ई आउट जो है मेरे पास में, ई आउट कितना आ गया मेरे पास में, ई नेट कितना आ गया, ई नेट मेरे पास में आ गया ई आउट माइनस ई इन। अच्छा एक बताओ, मटेरियल की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा तो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता नहीं हो जाता। तो मैंने ये कहा कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है बेटा ना। तो जब मटेरियल रख दिया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाता है नहीं हो जाता। यह सुनो, या फिर इस लाइन को मैं बाद में समझा दूंगा, पहले मैं ये लिख देता हूँ कि मैंने जब डाइलेक्ट्रिक रखा ही नहीं तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह सुनो भाई, प्लस सिग्मा है तो दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने ऑलरेडी गॉस थ्योरम में पढ़ लिया होगा कि दोनों प्लेटों के बीच में, दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस प्लेटें हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंड्यूस होता है। तो मैंने यहाँ पे प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर दिया है ना, ये हो गया जनरेट। अब इसके बाद में इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस हुआ, यहाँ देखो जनरेट हुआ प्लस सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी। तो प्लस सिग्मा पी है ना, ये लो सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो बोलो, हाँ ना बोलो जल्दी मेरे बच्चे, हाँ ना बोलो। सिग्मा पी लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, मैंने यहाँ लिख दिया सिग्मा पी। तो मेरे पास में ई नेट कितना आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। आया नहीं आया मेरे बच्चे, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो इसी से हम जस्ट आगे क्या बात करेंगे, ये लो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है। तो अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, पहले तो ये बताओ। पहले तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो गया, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, सिग्मा ई नेट कितना होता है, ई नेट का वैल्यू कितना होता है, जब मटेरियल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है ना।
मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। यस नो बोलो मेरे बच्चे। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको इधर ट्रांसफ़र करो, मेरे पास में वैल्यू आ गई सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। इससे मेरे को क्या मिला, सिग्मा पी मेरे पास में कितना आ गया, सिग्मा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, और सिग्मा पी से ही मैंने चार्ज का फॉर्मूला बनाया। इंड्यूस चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नेट चार्ज डेंसिटी आपके कम हो जाएगी, नेट चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। और किसी दूसरी प्लेट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी का वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब देखो मेटेरियल अगर कंडक्टर होता है तो एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी हो जाता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो सिग्मा पी बराबर सिग्मा, ऐसा ही मान रहे थे उसमें अपन, यस और नो। अरे भाई सिग्मा दोनों इक्वल हो तो दोनों सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाना चाहिए। ऐसा किस में होता है, कंडक्टर में। ऐसा किस में नहीं होता है, नॉन कंडक्टर यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 नहीं होता है। ये आपको बात क्लियर है, यस और नो बोलो जल्दी, हाँ या ना बोलो। तो ये चीज़ जब मैंने आपको बताई है तो आपको ये चीज़ कन्फर्मली क्लियर होनी चाहिए कि आपके सिग्मा पी कितना होता है, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो मटेरियल्स होते हैं ना, जिसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल हुआ, एक्सटर्नल ई के, सभी में होता है, जितने भी डाइलेक्ट्रिक होता है सभी में होता है। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो है किसके प्रोपोर्शनल हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है बेटा, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, डेफिनेशन बता देता हूँ फॉर्मूले बेस में, जिसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो है वो आपके प्रोपोर्शनल हो किसके, एक्सटर्नल ई के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। उसको हम क्या कहते हैं, उसको लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम कहते हैं। यस और नो मेरे बच्चे। तो एक्सटर्नल ई जो है ना पर कौन डिपेंड कर रहा है, लीनियर डाइपोल मोमेंट। अगर जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपके एक्सटर्नली जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, तो उसको हम लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, है ना। एक होता है पोलराइजेशन वेक्टर। ये चीज़ें बताना ज़रूरी है क्योंकि मैं आगे एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो उसके लिए एक इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन आपको आनी चाहिए ना। पोलराइजेशन वेक्टर क्या चीज़ होती है, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, हाँ, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, कैपिटल पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। कैपिटल पी वेक्टर क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा ना, उसको क्या कह देंगे अपन, लीनियर आपके पोलराइजेशन वेक्टर ना। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम पर जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर। पी से डिनोट करते हैं। अब पी का यूनिट क्या हो गया, पी का यूनिट क्या हो गया, यहाँ से समझो पी का यूनिट क्या हो गया। पी का यूनिट हो गया बेटा, देखो डाइपोल मोमेंट का कूलाम इंटू मीटर और वॉल्यूम का मीटर स्क्वायर। तो कूलाम इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अरे वो कहानी सुनिए क्या, गंगाधरी शक्तिमान है, वो कहानी सुनिए क्या, गंगाधरी शक्तिमान है। हाँ तो देखो क्यों कहा मैंने ऐसा, सिग्मा की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, है ना, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और पोलराइजेशन वेक्टर की भी यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ गंगाधरी शक्तिमान है। जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वही क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर है। यस सुनो, आई या नहीं है ये बात समझ में, जो पोलराइजेशन वेक्टर है वही क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है ना। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्लियर हो अपना। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या हुआ आपके बता ही दिया मैंने, आपके पोलराइजेशन वेक्टर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी पोलराइजेशन वेक्टर और आपके इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इन दोनों का यूनिट सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। गंगाधरी शक्तिमान है भैया, सीधी सी बात है ना, दोनों कूलाम पर मीटर स्क्वायर हैं। अब देखो इसके बाद में
देखो यहाँ मैंने दो फॉर्मूले निकाल दिए। सिग्मा पी जो होता है ना, सिग्मा इंटू 1-1/एप्सिलॉन आर होता है। जो नेक्स्ट पोर्शन आने वाला है ना बेटा, उस नेक्स्ट पोर्शन में हम बात करेंगे कि अगर इस जो पोलराइजेशन वेक्टर है इसमें से क्या फॉर्मूला हमारा इंड्यूस हो सकता है। देखो हमें सिग्मा पी हमें पता है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है ना, ये भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइजेशन वेक्टर ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल? देखो आप एक चीज़ बताओ, जब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हुआ तो पोलराइजेशन वेक्टर भी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यस सुनो, तो पोलराइजेशन जो वेक्टर होता है ना, पी वेक्टर, ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ये ई के प्रोपोर्शनल हुआ, है ना। तो पी इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, कॉन्स्टेंट आएगा काई इलेक्ट्रिक ई वेक्टर, है ना। ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी कहते हैं ना मेरे बच्चों, है ना। तो इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी मैंने कह दिया है, तो इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी होती है ये चीज़ ना। तो मैं इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी की बात कर ली। इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितना ज़्यादा क्या होगा, किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितना ज़्यादा उसके अंदर इंडक्शन होगा या फिर पोलराइजेशन होगा। इसका जो मेजरमेंट होता है ना, उसको हम किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी से होता है। यानी कोई मेटल कितना जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है खुद के अंदर, है ना, या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को किस रेंज तक रजिस्ट करता है, फील्ड लाइन्स को किस रेंज तक रोकता है, उस सबका मेजरमेंट किससे करते हैं अपन, आपके इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी से करते हैं।